स्टूडेंट, आप सभी का ओके बायोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अपनी कक्षा 12 के सेकंड चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत बार इसका बोर्ड परीक्षा में इसका प्रश्न या नीट परीक्षा में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने पुष्प की संरचना के बारे में देखा था, तो आज अपने इसके जो लघु बीजाणुधानी या जो परागकोश होते हैं उनकी संरचना को देखेंगे। तो देखिए, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण तीनों एक ही संरचना से संबंधित है, और वो हमारी नर संरचना होती है, नर भाग जो होता है पुष्प का। तो जैसे पुंकेसर है, तो यहाँ पर पुंकेसर को हम कह रहे हैं लघु बीजाणुपर्ण, क्योंकि जो पुष्प होता है वो रूपांतरित पर्व होता है। तो पर्ण का रूपांतरण है, तो एक पुंकेसर लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं इसको। तो ये एक लघु बीजाणुपर्ण दिख रही है, इसके ऊपर आपको एक गुंडीनुमा संरचना दिख रही है, जिसको अपन परागकोश या एंत्र कहते हैं। ये जननक्षम या गुंडीनुमा भाग होता है। जननक्षम का मतलब है इसमें जनन करने योग्य संरचनाएं बनती है, परागकण बनेंगे। तो एक जननक्षम होता है, जनन करने में महत्वपूर्ण अंग ये परागकोश होता है। बाकी का ये जो आपको डंठलनुमा भाग दिख रहा है, लंबा पतला भाग, ये पूतंतु कहलाता है, जिसको फिलामेंट कहते हैं। ये लंबा पतला और बंदे भाग होता है, मतलब इसका जनन में कोई योगदान नहीं है। तो ये जो पुंकेसर है, लघु बीजाणुपर्ण है, इसका जो ऊपरी जो गुंडनुमा भाग है, ये परागकोश, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका भाग है। और यहीं से देखिए, हमारे जो नर जनन भाग होता है, उसमें जो नर जनन संरचनाएं बनेंगी वो इसी परागकोश में बनेंगे। तो इसको अपन परागकोश बोल रहे हैं, यंत्र बोल रहे हैं। परागकोश में क्या होते हैं? छोटे छोटे परागपुट या परागकोष्ठ होते हैं, इनको लघु बीजाणुधानियाँ भी कहते हैं। इस कारण अपन परागकोश को लघु बीजाणुधानी भी कह देते हैं। हालांकि जो परागकोश में लघु बीजाणुधानियाँ होती है वो इस परागकोश के अंदर स्थित होती है, तो पूरे परागकोश को अपन लघु बीजाणुधानी एक मान सकते हैं। तो इसमें जो लघु बीजाणुधानियाँ होगी उसमें क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे, और परागकणों को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। पर कई बार परीक्षा में इस तरह आ जाता है कि परागकण की संरचना क्या होती है या लघु बीजाणु की संरचना क्या होती है। तो दोनों एक ही बात है, परागकणों को अपन लघु बीजाणु भी कह देंगे, और जो लघु बीजाणुधानी है वो हमारे परागकोश में पाई जाती है, इसलिए परागकोश को लघु बीजाणुधानी भी हम कह देंगे। तो अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे परागकोश अथवा जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना कैसे होती है। देखिए, तो इसमें अपन देख रहे हैं परागकोश यंत्र, या उसको लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है? देखो, तो परागकोश जैसे अपने ऊपर चित्र देखा था, ये गुंडीनुमा संरचना होती है। तो ये जो परागकोश होता है, जो यंत्र होता है, वो एक चतुष्कोणीय रचना होती है। चतुष्कोण का मतलब इसके चार कोने होंगे, ये चतुष्कोणीय रचना होगी। इसमें दो पालियाँ पाई जाती है। तो देखिए, एक बार आपको ये पालियाँ बताते थे। हमारे पास कुछ सेल हैं, इस सेल के द्वारा आपको समझाते हैं। ये देखिए, आपको इस तरह से दिख रहा होगा कि इसमें आपको ये अपने परागकोश की दो पालियाँ होती है। ये एक पाली होती है और ये दूसरी पाली होती है। तो इस तरह से हमारे परागकोश में दो पालियाँ होती है। ये एक पाली है, इस पाली में आपको ये दो लंबी लंबी, ये एक लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर मान लीजिए खोखली है, इसमें लघु बीजाणुधानी भरे हुए हैं, और ये दूसरी लघु बीजाणुधानी होती है। तो एक पाली में दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। जैसे इसके अंदर दो लघु बीजाणुधानियाँ हैं, इसके अंदर भी दो लघु बीजाणुधानियाँ। तो ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है। अब इस तरह से हम कह देंगे कि हमारे परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियाँ, यानी कि दो पालियाँ होगी। दो तो पाली होगी, ये दो पालियाँ होगी, एक पाली और दूसरी पाली, और ये दोनों पालियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह से अपन कह देंगे कि परागकोश है वो द्विपालित होता है, मतलब जिसमें दो पालियाँ पाई जाती है, और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियाँ होंगी, 1 2, दो लघु बीजाणुधानियाँ। इस कारण जब ये दोनों पालियाँ जुड़ जाती है तो एक परागकोश बनता है। तो ये अपना परागकोश बन गया। तो इस तरह से इस परागकोश में आप देख रहे हो कि चार लघु बीजाणुधानियाँ हो गई, 1 2 3 4, ये चार लघु बीजाणुधानियाँ इसके अंदर पाई जाती है। दो तो पालियाँ हैं, लेकिन टोटल लघु बीजाणुधानी कितनी होगी? चार होगी। लघु बीजाणुधानी कैसे दिखेगी? आपको गोलाकार दिखेगी। और जब आप इसका इस तरह से 90 डिग्री लेते हुए काटेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट लेंगे, तो हमको इसकी संरचना कैसे दिखाई देगी? तो इसकी संरचना अपन इस तरह से बिल्कुल बना देंगे। चार कोणों में तो अपन क्या दिखा देंगे? लघु बीजाणुधानियाँ, और बाकी के इस तरह से जो इसके अंदर जो ये खांचे हैं, ये खांचे दिखाई देंगे। और बीच में जो ये क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर पूतंतु जुड़ा रहता है। नीचे से क्या जुड़ा रहेगा?
पूतंतु यहाँ से जुड़ा रहेगा, तो पूतंतु इस तरह से यहाँ से ये पूतंतु जुड़ा हुआ है और ये एक परागकोश या पुंकेसर बन जाता है। तो देखिए अपन बस यही पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि परागकोश एक एक चतुष्कोण की रचना होती है जिसमें दो पालियाँ पाई जाती है, अर्थात परागकोश द्विपालित होता है। जैसे दो पालियाँ बताइए भी आपको, परागकोश कैसा होता है? द्विपालित। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी होती है। ये प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ हो गए, 1 और 2, जिन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानियाँ भी कहते हैं। तो इन कोष्ठकों को क्या कहेंगे अपन? परागपुट या लघु बीजाणुधानी। इस प्रकार प्रत्येक एक परागकोश में चारों कोणों पर 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, जिनमें परागकण या लघु बीजाणु भरे होते हैं। तो ये हो गई ये एक पाली, ये दूसरी पाली, दोनों पालियाँ जब मिल जाती है तो एक परागकोश बनता है। तो ये हम कह देंगे कि एक परागकोश में दो पालियाँ पाई जाती है, अर्थात परागकोश द्विपालित होता है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, दो चैम्बर होते हैं, जिनको परागपुट, पोलन सेक या लघु बीजाणुधानियाँ कहते हैं। तो एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी, तो दोनों पालियों में कितनी हो गई? 4 लघु बीजाणुधानियाँ हो गई। अब ये दोनों पालियाँ मिल जाती है तो ये अपन का लघु परागकोश बन जाता है, जिसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। देखिए मालवेसी में सिर्फ एक ही पाली होती है। तो मालवेसी कुल के जो कपास, भिंडी वगैरह के जो पौधे होते हैं उनमें एक ही पाली होती है, अर्थात उनके परागकोश में केवल 2 ही लघु बीजाणुधानियाँ होंगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए मालवेसी कुल के पादप जो होते हैं उनमें जैसे कपास या भिंडी आदि, इनके परागकोश में एक ही पाली होती है, अर्थात तो इनके परागकोश में केवल 2 लघु बीजाणुधानियाँ ही पाई जाती है। तो 2 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसे होती है। देखिए ये लघु बीजाणुधानी की संरचना है इस तरह से। तो इसमें अपन देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी में आप जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको तो आप मान लो परागकोश की भित्ति, और बीच में जो ये आपको थोड़ा चमकीला क्षेत्र दिख रहा है, ये इसको अपन मान लेते हैं लघु बीजाणु उत्तक या बीजाणुजन उत्तक। तो इस तरह से अपन इसका अगर एक काट कर अनुप्रस्थ काटेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगी अपन को। तो ऐसा ही अपन एक चित्र बनाने वाले हैं अभी इसकी संरचना में। देखिए इसकी संरचना में अपन को क्या दिखाई देगा? इसकी संरचना में अपन को 2 भाग दिखाई देंगे। एक तो इस परागकोश की पूरी भित्ति और बीच के अंदर पाया जाएगा प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन उत्तक। तो एक परागकोश के अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधानी लगभग गोलाकार दिखाई देती है। अभी अपन को देखी थी लगभग गोलाकार दिखाई देती है। परागकोश के चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी स्थित होती है। इस लघु बीजाणुधानी की संरचना में 2 मुख्य भाग होते हैं। वो पहला है परागकोश की भित्ति, परागकोश की, क्योंकि ये परागकोश में स्थित है तो परागकोश की भित्ति होगी। और दूसरा होगा बीजाणुजन उत्तक। कौन होगा? बीजाणुजन उत्तक, जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित होगी और वो अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का यानी परागकणों का निर्माण करेगी। तो इसके 2 ही भाग होते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के। एक तो पढ़ेंगे अपन परागकोश की भित्ति। अभी इस परागकोश की भित्ति की भी 4 परतें होंगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परागकोश की भित्ति। देखिए तो परागकोश की भित्ति में देखो प्रत्येक लघु बीजाणु, चलिए पहले इसका अपन एक चित्र बना के देख लेते हैं, डायग्राम बना के देख लेते हैं। देखिए हमने कुछ खाली जगह रखी है तो आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये इसका चित्र, देखिए परागकोश का चित्र इस तरह से होगा थोड़ा सा। ये है, अपन इसको अगर चित्र बनाएंगे इसका तो देखिए ये यहाँ से एक अपन गहरी संरचना, फिर इस तरह से, फिर गहरी, फिर इस तरह से इसको अपन पेन को फिर इसके ऊपर रखें तो इस तरह से ये एक संरचना बनेगी। इसके 4 कोनों पे तो बन जाएगी 4 लघु बीजाणुधानियाँ और बाकी ये अपन इसके खांचे दिखाई देंगे और बीच के अंदर ये संयोजक पाया जाएगा जहाँ पर ये पूतंतु जुड़ा रहेगा। इस पार्ट को अपन यूजीबी कहते हैं। देखिए होता क्या है, पहले आपको हम इसकी 4 लघु बीजाणुधानियाँ बना लेते हैं। जैसे एक लघु बीजाणुधानी ये हो गई, दूसरी इसकी ये हो गई और तीसरी इसकी थोड़ा सा इधर करते हुए इसको बना देते हैं, तीसरी ये हो गई और चौथी लघु बीजाणुधानी ये हो गई। अब इसके ऊपर हम इसकी परतें बना देते हैं। तो सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहर की तरफ अपन परत देखेंगे, वो परत होती है बाह्य त्वचा। कौन सी होती है? बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा इस तरह से इसके ऊपर पाई जाती है। ये देखिए इसके ऊपर ये बाह्य त्वचा है।
ये सबसे इसके बाहर बाह्य त्वचा है, ये हो गई बाह्य त्वचा। फिर इसके ठीक नीचे पाई जाती है, बाह्य त्वचा के नीचे अंतःभित्ति। इस अंतःभित्ति को और बना लेते हैं अपन, ये इस तरह से। तो अपन इसकी सेल बना देते हैं, देखिए इसकी कोशिकाएं बना देते हैं इसको। ये एक सिंगल लेयर एकल कोशिका से बनी हुई परत होती है इस तरह से, इसके चारों ओर। ये जो बाह्य त्वचा होती है, इसके चारों ओर सिंगल कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है। जैसे अपने एकल कोशिका बना देते हैं इसके चारों ओर, ये बना दी। अब इसके ठीक अंदर की तरफ होती है एक मोटी परत, जिसको अपन कहेंगे अंतःभित्ति। तो इसके अंदर अंतःभित्ति पाई जाएगी। ये देखते हैं अपन, इसके अंदर अंतःभित्ति पाई जाएगी। तो मोटी परत होगी थोड़ी, ये इसके अंदर अंतःभित्ति मिलेगी। और इस अंतःभित्ति की जो कोशिकाएं होगी वो थोड़ी बड़ी होगी इस तरह से, ये अंतःभित्ति की कोशिकाएं होगी। ये इसके अंदर, ठीक इसके अंदर क्या पाई जाएगी, ये अंतःभित्ति पाई जाती है। ये अंतःभित्ति की कोशिकाएं होती है। इस अंतःभित्ति की कोशिकाओं की विशेषता होती है कि इसमें सेलुलोज का जमाव होता है इस तरह से। तो ये जो अंतःभित्ति होती है, इस अंतःभित्ति के अंदर सेलुलोज के जमाव से रेशेदार पट्टिकाएँ पाई जाती है इस तरह से। पूरी को तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अपन थोड़ी थोड़ी इसको बना लेते हैं। जैसे इसके अंदर क्या पाई जाती है, रेशेदार पट्टिकाएँ पाई जाती है सेलुलोज के जमाव से। जैसे रेशेदार पट्टिकाएँ इसके अंदर पाई जाएगी। कुछ जगह पर ये रेशेदार पट्टिकाएँ अनुपस्थित भी रहती है। फिर इसके अंदर होगी आपकी तीसरी परत, जिसको मध्य स्तर कहते हैं। और ये इसकी पतली पतली कोशिकाओं की तीन तीन परतें होगी इसके अंदर। जैसे अपन बना देते हैं, ये फर्स्ट बना दी हमने, और इसके ऊपर फिर एक और बना देंगे, तीन परतें बना देंगे इसकी, 2 और एक और बना देंगे, 3 परतें बना देंगे इसकी। तो तीन परतें पाई जाती है इसके ऊपर। तो ये हो गया आपकी मध्य स्तर। कौन सा हो गया, मध्य स्तर हो गया। और फिर इसके अंदर पाया जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, कि एक बार इसको और बना देते हैं आपको, ये टेपिटम। जो चौथी इसकी परत पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, टेपिटम। ये होगी इसकी, ये कोशिकाएं होगी इसकी टेपिटम की। 4 परतें इसके अंदर पाई जाएगी। अब इसका नामांकन लिख लेते हैं, और बीच के अंदर ये सारा पूरा कोशिकाओं से भरा रहेगा। जैसे यहाँ पर योजी जुड़ा रहेगा यहाँ पर। तो अब इसके अपन नाम लिख लेते हैं। तो देखिए नाम में सबसे पहले ये जो बाह्य परत दिख रही है, इसको अपन बोलेंगे बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, या इसको अपन कहेंगे एपिडर्मिस। ये पराकोश के चारों ओर पाई जाती है, और इसका काम होता है सुरक्षा करना। फिर इसके ठीक नीचे ये जो मोटी परत आपको दिख रही है, इसको अपन बोलेंगे अंतःभित्ति। क्या कहेंगे, अंतःभित्ति। इसको अपन एंडोथीसियम भी बोलेंगे, एंडोथीसियम। ये बड़ी कोशिकाओं की, मोटी कोशिकाओं की परत होती है, जिसमें अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। इस अंतःभित्ति में क्या होता है, अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। और ये देखो क्या काम करेगी, अपन पढ़ेंगे डिटेल से इसको। फिर इसके अंदर की तरफ ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है, ये है मध्यभित्ति है, इसको मध्य स्तर भी बोलते हैं। ये लगभग 1 से 3 कोशिकीय स्तर होता है।
1 से 3 कोस के स्तर होता है। अब जो ये आपको दिख रही है, ये गोल गोल आपको दिख रही है लघु विषाणुधानी। इस लघु विषाणुधानी के ये जो आपकी तरफ बाहर की तरफ कोशिकाएं दिख रही है, जिसमें बहु केंद्र की कोशिकाएं होगी, केंद्र की संख्या भी ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा केंद्र रहेंगे इनके अंदर। ये जो कोशिकाएं दिख रही है ये होगी टेपिटम की। इस चौथी परत को क्या कहेंगे? टेपिटम। तो ये जो होगी ये कहलाएगी टेपिटम। और अब इसके अंदर ये, जैसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं जिसको अपन कहेंगे बीजाणुजनक ऊतक। ये बीजाणुजनक ऊतक रहेंगे इसके अंदर। टेपिटम के अंदर कौन है? बीजाणुजनक ऊतक। ये इस तरह से सभी के अंदर ये कोशिकाएं रहेगी और ये कहलाएगी, कोशिकाओं का एक समूह रहेगा, इसको हम कह देंगे बीजाणुजनक ऊतक। तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, इस रेड कलर को हम क्या कह देंगे? बीजाणुजन तक। देखिए, और ये बीजाणुजनक ऊतक क्या करेगा फिर? इसके अंदर गोल 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 परागकण बना लेगा। क्या बना लेगा? ये इसके अंदर परागकण भरे हुए रहेंगे। ये इसके अंदर भी बना देते हैं अपन। तो ये इस तरह से एक हमारे परागकोश या लघु बीजाणुधानियों की संरचना होती है। अगर आप एक लघु बीजाणुधानी को लेगो यहाँ से काट कर, तो आपको चारों परतें दिखाई देंगी। तो 4 तो परतें हो गई, यानी पहली परत बाह्य त्वचा, फिर अंतःभित्ति, फिर मध्य स्तर और टेपिटम, और एक स्पेशल पार्ट हो गया इसका बीजाणुजन ऊतक। तो अब देखिए समझ में आ गया होगा कि सबसे बाहरी परत तो बाह्य त्वचा होती है, जो एक कोशिका की बनी होती है, एक कोश की परत होती है। दूसरी इसके अंदर होती है अंतःभित्ति, जो एक मोटी कोशिकाएं है, जिसके अंदर हेल्पर सेलुलोज का जमाव होने से रेशेदार पट्टिकाएं बन जाती है, जो परागकोश को फटने में मदद करेगी। इसके अंदर होगी मध्य स्तर, जिसमें कुछ पोषक पदार्थ भरे हुए रहेंगे। ये पतली कोशिकाओं की रहेगी, 1 से 3 कोशिकाओं की परत रहेगी, जैसे ये अपने रेड कलर में दिखाया है। और सबसे अंदर की तरफ रहेगा ये परागकोशिक, ये लघु बीजाणुधानी के चारों ओर, जिसको टेपिटम कहेंगे। ये भी इस परागकोश की भित्ति का ही एक पार्ट है। और टेपिटम के अंदर रहेगा बहुत ही स्पेशल कोशिकाओं का समूह, जिसको अपन बीजाणुजन ऊतक बोल रहे हैं। और इसी के अंदर फिर क्या होगा? ये बीजाणुजनक ऊतक क्या करेगा? इस बीजाणुजनक ऊतक में बनेगी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेगी, और वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। लघु बीजाणु, या जिसको अपन क्या कहेंगे? परागकण बनेंगे। तो अपन अब एक एक को डिटेल से ले लेते हैं। तो इनको देखो, इन चारों को, ये जो 4 परतें आपको दिख रही है, इनको तो अपन कहेंगे परागकोश की भित्ति। क्या कहेंगे? परागकोश भित्ति। और दूसरा इसका पार्ट क्या हो जाएगा? बीजाणुजनक ऊतक। तो 2 भाग अपन कह रहे हैं इसके। अगर आपको केवल एक बीजाणुधानी बनानी है, तो एक बीजाणुधानी आप इस तरह से बना सकते हो। एक तो बाहर की तरफ आप एक को आप दिखा दोगे, कौन सी? बाह्य त्वचा। ये जैसे आपने क्या दिखा दी? बाह्य त्वचा दिखा दी। फिर उसके अंदर आप क्या दिखा दोगे? मोटी मोटी कोशिकाएं, बड़ी और मोटी कोशिकाओं को क्या दिखा दोगे? ये अंतःभित्ति। और फिर बहुत ही पतली पतली कोशिकाओं की आप परत दिखा दोगे, कम से कम 3 परतें। इसे हम 3 परतें दिखा देंगे। ये 3 परतें हमने दिखा दी। और फिर हम यहाँ पर दिखा देते हैं बहुत ही स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं, जिनको हम क्या कहेंगे? टेपिटम कह रहे हैं। ये टेपिटम हमने दिखा दी। और यहाँ पर हम दिखा देंगे फिर स्पेशल टाइप की, ये आपकी बीजाणुजनक ऊतक। तो इस तरह से ये आप अपन दिखा देंगे। ये फर्स्ट 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये टेपिटम, और लास्ट का ये बीजाणुजनक ऊतक। तो एक ही लघु बीजाणुधानी का भी इस तरह से बना सकते हो। चलिए अपन एक एक को ले लेते हैं डिटेल से। देखिए, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपन 2 भागों में बांट रहे हैं। पूरे हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को 2 भागों में बांट रहे हैं। परागकोश की भित्ति, जिसमें 4 परतें होगी, और अंदर की तरफ कौन होगा? बीजाणुजनक ऊतक। तो देखिए, परागकोश की भित्ति में प्रत्येक प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, इसको आप क्या लिख दो यहाँ पर? प्रत्येक लघु बीजाणुधानी परागकोश भित्ति से घिरी होती है। इसमें 4 परतें होती है।
अभी हमने पढ़ा पहले बाह्य त्वचा, देखिए यह परागकोश की सबसे भारी परत है, दिख रहा था अपन को। एक अलग परत होती है, यानी एक ही कोशिकाओं की परत होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, सुरक्षा करना है। तो बाह्य त्वचा का मुख्य कार्य क्या हो गया, सुरक्षा करना, जो एकल कोशिकाओं की परत बनी होती है, जो अपने चित्र में देखा था। फिर देखते हैं, देखिए दूसरी, ये आप चित्र को आराम से ढंग से आप बना सकते हो इसको। और ये अपन को क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा योजी, यहाँ से योजी, योजी कहलाएगा जहाँ से पूतंतु जुड़ा रहेगा, यहाँ से पूतंतु। इस तरह से ये 2 पालियाँ हो गई। इसकी कितनी पालियाँ हो जाती है, 2 पालियाँ। दूसरी परत देखते हैं, देखो अंतः भित्ति। अंतः भित्ति में क्या है, देखो ये बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित है। आपने पढ़ा था कि ये बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है, और एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिका की है लेकिन बहुत मोटी परत होती है। इनकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज के जमाव से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना, अल्फा सेलुलोज के जमाव से रेशेदार पट्टिकाएं बन जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रश्न कई बार आता है कि अल्फा सेलुलोज ये किसके कारण से रेशेदार पट्टिकाएं बनती है, या रेशेदार पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज क्या है, मोस्ट स्टेबल सेलुलोज। सेलुलोज के कई रूप होते हैं, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो अल्फा सेलुलोज एक इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील रूप है अपने सेलुलोज का, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, स्थायी है, इसलिए इसके जमाव से यहाँ पर रेशेदार पट्टिकाएं बन जाती है, जो अपने चित्र में भी दिखाया है। तो आप इस चित्र में इन पूरे पूरे जो ये अपन देख, इसको इसमें रेशेदार पट्टिकाएं दिखा सकते हो। कुछ जगह पर रेशेदार पट्टिकाएं नहीं होगी, तो देखो कुछ जगह पर रेशेदार पट्टिकाएं नहीं होगी, तो उस स्थान को अपन क्या कहेंगे, उस स्थान को अपन बोलेंगे स्टोमियम। क्या कहेंगे उसको, स्टोमियम कहेंगे। देखिए ये भी आपको बता देते हैं। तो ये अपन पढ़ते हैं इसको फटाफट। आर्द्रता, देखिए ये रेशेदार पट्टिकाएं बन जाती है। ये परत सेल्यूलोज के कारण आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही का मतलब ये नमी को खींच लेती है, और जैसे ही ये नमी को खींचकर अपने अंदर समाहित कर लेती है, फिर जैसे ये शुष्क परिस्थिति आती है और सूखती है, तो इसकी परत में खिंचाव होते हैं, और खिंचाव के कारण परागकोश का स्फुटन हो जाता है। स्फुटन का मतलब है परागकोश फट जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण काम हो गया परागकोश को फटना या परागकोश का स्फुटन करवाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किसका है, अंतःभित्ति का। और इस क्यों होता है ये स्फुटन, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती है, उसके कारण ये होता है। और सेलुलोज होता है वो आर्द्रता ग्राही होती है। जैसे मान लीजिए आप रुई देखो, कपास की रुई, उसको पानी के संपर्क में आते हैं, वो पानी को खींच लेती है। इसी तरह से पौधों में सेलुलोज होते हैं, उनकी जब रस्सियाँ होती है, उस रस्सियों को अपन पानी में भिगोते हैं, तो फिर वो खिंचाव, जैसे वो सूखती है तो उनमें खिंचाव होता है। तो यही बात है कि सेलुलोज के कारण ये आर्द्रता ग्राही होती है। जैसे शुष्क परिस्थितियाँ आती है, इनमें खिंचाव होता है, जिससे परागकोश फट जाता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और देखो, वह स्थान जिस स्थान से परागकोश का स्फुटन होता है उसको स्टोमियम कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, जहाँ पर सेलुलोज की रेशेदार पट्टिकाएं नहीं पाई जाती है। जैसे हमने चित्र में यहाँ पर सेलुलोज की पट्टिकाएं नहीं दिखाई, तो ये जो परागकोश फटेगा ना, जो इधर से दोनों तरफ खिंचाव होगा, अब दोनों तरफ खिंचाव होगा तो ये परागकोश यहाँ स्टोमियम जगह से फट जाएगा, और फटने ही पराग कण है वो बाहर निकल जाएंगे। तो उस जगह को अपन स्टोमियम कह रहे हैं। स्टोमियम सेलुलोज की रेशेदार पट्टिकाएं नहीं पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इसके परत देख मध्य परत देखो, ये अंतःभित्ति के अंदर की तरफ थी, और एक हमने रेड कलर से इसको बनाया है। 1 से 3 कोशिका स्तर होता है। ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं उससे बना होता है, बहुत ही पतली भित्ति की कोशिकाएं होती है। मध्य स्तर की कोशिकाओं में स्टार्च व अन्य भोज्य पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। देखो इसमें भोजन इकट्ठा रहता है, इसलिए क्या करती है, ये कुछ ही समय बाद में नष्ट हो जाती है। इसकी कोशिकाएं अल्पजीवी होती है। अल्पजीवी का मतलब है कुछ बनने के बाद कुछ समय तक ही जीवित रहती है, उसके बाद नष्ट होने लग जाती है, और शीघ्र ही नष्ट होकर बीजाणुजन उत्तक को परागकण निर्माण हेतु पोषण प्रदान करती है। तो देखिए ये अल्पजीवी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी परत की कोशिकाएं अल्पजीवी होती है, मध्य स्तर की। 1 से 3 कोशिकाओं का परत होता है, पोषक पदार्थ भरे रहते हैं। अल्पजीवी इसकी कोशिकाएं होती है, जल्दी नष्ट होकर अपना भोजन, जो भी कोशिका पदार्थ है वो सारा किसको दे देती है, बीजाणुजनक उत्तक को दे देगी, ताकि वो बीजाणुओं का यानी परागकणों का निर्माण कर सके। और सबसे अंदर की परत देखो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो परत है वो टेपिटम है। यह सबसे अंदर वाली परत है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त, ये भी इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, बहुकेंद्र की होती है, 1 से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। तो जब भी पादप कोशिका में बहुत से ज़्यादा केंद्रक होते हैं ना, तो हमने एक कोशिका वाला पाठ पढ़ा था, उसमें कहा था कि उस कोशिकाओं को हम कोइनोसाइट कहते हैं। तो जब पादप कोशिका में टेपिटम इसकी ऐसी कोशिका है जिसमें 1 से ज़्यादा केंद्रक मिलेंगे आपको। अब 1 से ज़्यादा केंद्र कैसे होंगे, केंद्र का विभाजन तो हो जाएगा, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर
गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, ये और केंद्र की संख्या बढ़ती जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है। विशेषता क्या है इसकी? सघनजीवी और बहुकेंद्र की, ये याद रखिएगा। अभी ये परत क्या काम करती है? तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण काम है अपने पराग कोश में या परागकण निर्माण के लिए। तो पहला कार्य देखो, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगी। अब पोषण प्रदान करेगी तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण कर डालेगी। दूसरा इसका कार्य देखो, ये इसकी कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं बनती है, जिन्हें यूबिस्काय कहते हैं। इनके चारों ओर स्पोरोपोलिनिन, ये शब्द भी याद रखना, ये आगे काम में आएगा। मतलब ट्रिपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार रचनाएं बनती है, जिन्हें यूबिस्काय कहते हैं। इन यूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है। ये स्पोरोपोलिनिन एक जटिल वसीय पदार्थ ही होता है, और इसी के कारण से परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, अपघटित नहीं होते हैं। ये परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। तो ये वर्ड बार बार आएंगे आगे। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो परागकण के चारों ओर इकट्ठा रहता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रिप्टम की कोशिका में यूबिस्काय बन रही है, और उस यूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलिनिन जमा रहता है। जैसे जैसे परागकण बनते हैं तो ये ट्रिप्टम की कोशिकाएं क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है, और उनसे यूबिस्काय यानी निकल जाता है, जिस बाहर निकलने लगता है, जिस पर चारों ओर स्पोरोपोलिनिन जमा हो रहता है, और फिर ये परागकणों के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और बाह्य चोल का निर्माण करता है। तो ये ट्रिप्टम की इसका और भी इसके कार्य देख लेते हैं। देखिए, ट्रिप्टम की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक एंजाइम केलेज का स्राव करती है, और एक हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल का भी ये स्राव करती है। केलेज एंजाइम, जैसे 4 परागकण बनेंगे, अपन देख रहे हैं कि 4 परागकण बन गए। इन परागकणों के बीच में एक भित्ति बनी रहती है, उस भित्ति को अपन कहेंगे केलोज की भित्ति। ये केलोज पदार्थ की बनी हुई है। अब ये जब तक ये भित्ति गलेगी नहीं ना, तब ये परागकण मुक्त नहीं होंगे। तो इस केलोज को अपगठित करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का क्या नाम है? केलेज। उस केलेज का निर्माण कौन कर रही है? ट्रिप्टम की कोशिकाएं करेगी। तो अपन आगे देखेंगे, इसको हार्मोन भी बनाएगी जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल। यह परागकणों में पोलन कीट का नामक आवरण भी बनाती है। यह पोलन कीट बहुत ही एक सुगंधित और अच्छे आकर्षक रंग वाला एक आवरण पाया जाता है परागकणों पे, जिससे कीट आकर्षित होकर आते हैं, उनके पैरों से चिपक जाते हैं। तो ये पोलन कीट का जो आवरण होता है परागकणों पर, ये भी आपकी ट्रिप्टम की सेल के द्वारा ही निर्मित होता है। तो ये तो थी चारों भित्तियाँ। अब दूसरा इसका पाठ पढ़ लेते हैं अपन, बीजाणुजन ऊतक। देखिए, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी, उसको भी क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के केंद्र में घना विशेष कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। एक घना यानी बहुत ही मतलब नज़दीकी कोशिकाएं रहती है, तो घनी विशेष कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? बीजाणुजन ऊतक कह रहे हैं। या आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के मध्य भाग में, केंद्र भाग में विशेष कोशिकाओं का एक घना समूह पाया जाता है। विशेष कोशिकाओं का घना समूह पाया जाता है, जिसको बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। इसकी कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कार्य करती है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु यानी परागकण बनाती है। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु यानी 4 परागकण बनाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाएगी या 4 परागकण बनाएगी। यानी एक लघु बीजाणु धानी होती है, उसमें बीजाणुजनक ऊतक होते हैं। बीजाणुजनक ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं की तरह कार्य करेगी, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे लघु बीजाणु बनेंगे परागकण। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने लघु बीजाणु बनाएंगे? तो 4 लघु बीजाणु बनाएंगी। तो हमें अगर 100 लघु बीजाणु चाहिए, एक प्रश्न यहाँ पर है, एक क्वेश्चन बनता है कि हमें अगर 100 लघु बीजाणु की आवश्यकता है, तो उसके लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की जरूरत होगी? कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अपन को चाहिएगी? तो सीधी सी बात है, 100 लघु बीजाणु चाहिए तो अपन को कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं चाहिएगी? तो एक मात्र कोशिका कितने लघु बीजाणु बना रही है? 4। अब 100 बनाने के लिए अपन को कितनी लघु बीजाणु कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी? तो हमें 25 की जरूरत पड़ेगी। या आप इस तरह से
आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होगी तो 1 4 बनाएगी, तो 4 1 से 4 बनेंगे तो 25 से कितने बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। इसी तरह से प्रश्न आ जाता है कि 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कितने प्राकणों का निर्माण करेंगी, तो 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं 400 प्राकणों का निर्माण कर देगी, क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने लघु बीजाणु धानी और परागकोश की पूरी संरचना को पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लघु बीजाणु जनन। तो ये याद रखिएगा, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। और वो लघु बीजाणु क्या होते हैं, जैसे 4 बन गए। अब ये खुले नहीं बनते, इनके बीच में भित्ति बनी हुई होती है, जैसे ये भित्ति बनी हुई है, या जैसे 3 ये है और एक पीछे की तरफ है, तो इसकी चतुष्फल की संरचना दिखती है। तो ये जो एक विशेष संरचना में स्थित रहेगी, इस विशेष संरचना को हम कहेंगे चतुष्क। क्या कहेंगे, चतुष्क। अब इसको, इस भित्ति को उठाना है। ये भित्ति किसकी बनी होती है, केलोज की। केलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी बनी होती है। इसको मुक्त, इन प्राकणों को मुक्त करने के लिए इस केलोस भित्ति को हटाना जरूरी है। तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसको कौन बनाएगी, टेपिटम बनाएगी केलेज, और केलेज इसको हटा देगा और ये प्राकण मुक्त हो जाएंगे। और स्टोमियम से परागकोश जब फटेगा तो वहाँ से परागकण बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने परागकोश और लघु बीजाणु धानी की संरचना को हमने पढ़ लिया है। तो एक बार और बता देते हैं आपको, इसकी 4 परतें होती है, जिसे अपन चित्र में देखा था। सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा, फिर इसके अंदर की तरफ अंतःभित्ति जिसमें अल्प सेलुलोज का जमा हुआ है, फिर इसके अंदर मध्य स्तर 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। सबसे अंदर होती है टेपिटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेपिटम। अगर टेपिटम किसी कारण से नष्ट हो जाए ना तो परागकण नहीं बनेंगे, जनन क्षम परागकण नहीं बनेंगे, रुद्र बनेंगे और जनन योग्य नहीं बनेंगे, निषेचन करने लायक नहीं होंगे। और सबसे अंदर की तरफ जो इसके केंद्र में होता है वो होता है बीजाणुजन ऊतक, जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेंगी, लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो ये अपने लघु बीजाणु धानी की संरचना हो गई। तो इसको आप लिख लीजिए। थैंक यू।